चलिए आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। जो भी क्लास 10th में अब की बार 2026 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, जो क्लास 10th में हैं, जिनकी एग्ज़ाम बस 1 डेढ़ महीने बाद में है, फरवरी में, उनके लिए रामबाण साबित होगी, रामबाण साबित होगी ये वीडियो। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद आपको एक और क्लास लेनी पड़ेगी, उसके बाद पूरी ज्योग्राफी की टेंशन खत्म। और जो भी ज्योग्राफी आएंगे, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बाहर ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं रहेंगे। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कीजिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर कीजिए। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही रामबाण साबित हो रही है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसके बिना तो नई आपकी पार नहीं लग सकती है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। हम इसको मिटाने की कोशिश करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहता है हम लोग को वो स्क्रीन पर देखते हैं। देखिएगा, आप लोग को बहुत मेहनत करके क्वेश्चन को बनाया गया है विथ ऑप्शन के साथ, और बताया गया है कि कब क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है और किस मतलब सन में पूछा हुआ है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आप लोग को बेहतर से बेहतर क्लास की सुविधा कराएंगे। और अब की बार तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी नई पर यही चैनल लगाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। पहला क्वेश्चन देख करके भागना नहीं है, और आपको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। पहला क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। देखिए प्राणियों के शरीर में जो होती है 65% जल की मात्रा निहित होती है, 65%, याद रखेंगे, ठीक है। जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है 65 से 70% के आसपास लिखा हुआ है, जाके वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। NCERT बुक का पूरा क्वेश्चन है और पूरा कभी ना कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, या तो पूछने की संभावना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक और क्लास लेंगे, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद। देखिए दूसरी का जो क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू किया गया। देखिए राष्ट्रीय जो जल नीति लागू किया गया भारत में 2002 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 2002 में। याद रखिएगा डेट, 2002 में भारत में जल नीति लागू किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में वन विकास में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है। देखिए सबको ही जानता है कि कोयला के मामला में भी चीन आगे है। कोयला हुआ चाहे चाय हुआ, कोयला के उत्पादन में भी चीन सबसे नंबर 1 पर है, और चाय के उत्पादन में भी सबसे नंबर 1 पर है। जनसंख्या के हिसाब से यदि देखा जाए तो पहले नंबर 1 पर था, लेकिन अभी जब जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो अभी की डेट में भारत नंबर 1 पर है, ठीक है। भारत की सबसे बेसी जनसंख्या वाला देश बन गया भारत, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और लेकिन कोयला यदि पूछ कि कोयला के उत्पादन में सबसे अधिक किस देश में होता है कोयला का उत्पादन, तो आप लोग कहेंगे चीन में। और चाय का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? चीन में। अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए यहाँ पे अब हम क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। विश्व में वन विकास में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत 2 नंबर पर आता है, ठीक है, वन विकास में भी। क्योंकि देखिए अब एक और क्वेश्चन आता है कि वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि 33% क्षेत्र पर। MVVA क्वेश्चन है, VVA यदि कहीं नहीं लिखे हो तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। वानिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना चाहिए? तो 33% क्षेत्र पर। 33% क्षेत्र पर यदि वन है तो अपना यहाँ के पर्यावरण संतुलन रहेगा ठीक ठाक, वरना पर्यावरण की संतुलन बिगड़ जाएगा, जिससे व्यक्ति को जीना भी मुश्किल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है। आप लोग जानते ही हैं आधुनिक सभ्यता की रीढ़ लोहा को माना जाता है। आज लोहा के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि देश का क्या हाल होगा, या जो भी हम लोग यूज करते हैं सब चीज़ लोहे का बना होता है, ठीक है। इसीलिए आधुनिक सभ्यता की रीढ़ मानी जाती है लोहा। यदि लोहा नहीं हो तो कोई भी चीज़ अभी संभव नहीं है, क्योंकि सभी लोग अब तो फैशन के युग में शौकीन हो गए हैं, जो लोहे के मतलब जो भी वाहन बने होते हैं लोहे के बने होते हैं सब चीज़। अगला जो क्वेश्चन है वह कि गुजरात के किस शहर में सौर ऊर्जा के आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। याद रखना पड़ेगा आपको, गुजरात के भुज में लगाया जा रहा है। कहाँ पे? आप NCERT जब पढ़ेंगे लाइन बाई लाइन उसमें लिखे हुआ है कि गुजरात के भुज, और मतलब गुजरात के भुज में आपकी क्या बोलते हैं आधुनिक उपकरण, सौर ऊर्जा के आधुनिक उपकरण लगाने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पे लगाया जा रहा है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, राजस्थान गुजरात यदि ऑप्शन में नहीं रहता है तो गुजरात के साथ कक्ष के खाड़ी में भी कुछ जगहों पर इसको देखा गया है, ठीक है। लेकिन गुजरात के खाड़ी इसके लिए 100% सही आंसर हुआ, भले गुजरात की भुज हुआ, सॉरी। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन को। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। आप तो ऑलरेडी जानते हैं भारत की मृदा की लेयर इस तरह से NCERT में बना करके दिया गया है, अ ब स द, इस तरह से, ठीक है। सबसे ऊपरी जो मृदा होती है उसी पर हम लोग खेती करते हैं। जो सबसे ऊपरी मृदा होती है वही उपजाऊ होती है, इसमें ह्यूमस प्राप्त होती है, आप लोग को ये मालूम है, ठीक है। तो इसीलिए भारत की कितने लेयर होती हैं? 6 लेयर होती है। कितने? 6 लेयर पाई जाती है भारत के मिट्टी की, ठीक है। भारत में मृदा की कितने लेयर पाई जाती है? 6 लेयर, याद रखिएगा 6। यानी भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है भारत में, ठीक है।
हम क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी बता दे रहे हैं। 6 मृदा का आप नाम जानते होंगे, कौन? बादामी मृदा, लाल मृदा, भूरी मृदा, काली मृदा, इस तरह के आप सभी मृदा का नाम जानते होंगे। और चलिए याद रखिएगा, एक और MVVI क्वेश्चन आपको बता देते हैं मृदा से संबंधित। पूछता है एग्जाम में रेगुर मृदा किसे कहा जाता है? MVVI, अपना नाम भुला जाइएगा लेकिन क्वेश्चन नहीं भुलाना है। रेगुर मृदा, तो रेगुर मृदा कहा जाता है काली मृदा को। काली मृदा को कौन मृदा कहा जाता है? रेगुर मृदा। लेकिन काली मृदा, आखिर आप लोग के मन में सवाल होगा कि काली मृदा, काली मृदा का अर्थ क्या है? तो काली मृदा का अर्थ है काली मिट्टी, और काली मिट्टी में क्या पाई जाती है? कपास, यानी कपास की खेती होती है काली मिट्टी में। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मृदा। काली मृदा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो रेगुर मृदा। ठीक है, नाम भूला जाना है लेकिन ये जरूर क्वेश्चन याद रखना है। कपास की खेती किस मृदा में की जाती है? रेगुर मृदा में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहा, स्क्रीन पे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे रुक जाइए 1 सेकेंड। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है कि मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। 3 नंबर पर आता है भारत में मैग्नीज के भंडार भारत। ठीक है, यानी मैग्नीज उत्पादन में विश्व यानी पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में यदि बात किया जाए तो भारत का स्थान 3 नंबर पर है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अब देखिए क्या अगला क्वेश्चन है। अगला है कि ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? प्लमबर्ग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्लमबर्ग के नाम से। प्लमबर्ग के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, प्लमबर्ग के नाम से। ठीक है, थोरियम, थोरियम अभी भारत में बहुत मतलब अधिक मात्रा में थोरियम मिला है, जिसके कारण भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठने की अधिक संभावनाएं बढ़ रही है। क्योंकि न्यूक्लियर की जो परमाणु ऊर्जा बनती थी यूरेनियम की, यूरेनियम जादूगोरा में मिलते हैं। अपने एग्जाम में यूरेनियम से क्वेश्चन याद रखिएगा, बता देते हैं, पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि झारखंड के जादूगोरा में क्या मिलता है? तो यूरेनियम। एग्जाम में MVVI क्वेश्चन है, यूरेनियम का भंडार कहाँ है? झारखंड के जादूगोरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? तो गोंडवाना समूह में 96% कोयला मिलता है। ठीक है, गोंडवाना समूह में। तो एग्जाम में पूछे कि भारत का अधिकांश कोयला किस समूह से आता है? तो गोंडवाना समूह से। किस समूह से? गोंडवाना समूह से। यहाँ पे 2 प्रकार की समूह है, गोंडवाना और टर्शियरी समूह। ठीक है, तो सबसे पुराना कौन है? गोंडवाना। नयका में कौन है? टर्शियरी युग की कोयला। इसकी लगभग 5.5 साल पुराना है, 5.5 करोड़ साल पुराना है टर्शियरी युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब गई थी? तो भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। यदि आप सो रहे होंगे तो वीडियो को चला करके छोड़ दीजिए और वहाँ पे सुन करके भी आप याद कर सकते हैं। चलिए, लेकिन ज़्यादा फायदा होगा कि आप देखें और कॉपी कलम निकाल करके लिख रहे, जो आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है कि MVVI है उसको लिख रहे, उसके बाद यदि आप एग्जाम में नहीं है तो फिर पूछे कि क्यों नहीं आया। ठीक है, लेकिन आप जरूर यहाँ पे देखेंगे, नोट करने के बाद आपको बहुत फायदे मिलेंगे। और 2 ही क्लास करेंगे, 2 क्लास में पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। और फिर एक बार कहना चाहेंगे, यदि आप वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए, अधिक से अधिक स्टोरी लगाइए अपने व्हाट्सएप में, क्योंकि पूरे हम कोशिश करेंगे पूरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लाने का इसी तरह से। ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्टिव लाएंगे वो एग्जाम में पूछने के 100% चांस रहेंगे। कोई फेक नहीं, आंसर बिल्कुल गलत नहीं, आपको सटीक आंसर दिया जाएगा, सही आंसर दिया जाएगा। अब 1-2 आंसर यदि मिस्टेक से गलत बोला जाता है या गलत टाइपिंग हो गया हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन वो बहुत कम चांस है गलत हुआ होगा कहीं भी। लेकिन हाँ, आदमी ही है, कहीं थोड़ा सा गलती हो गया होगा टाइपिंग में, तो उसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ अवस्थित है? तो आप लोग जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तारापुर है। एग्जाम में पूछा था तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, चाणक्य ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो यहाँ पे आप लोग इस सब कुछ क्वेश्चन को एक बार याद करते चलिएगा। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ अवस्थित है? तारापुर में है। कहाँ है? तारापुर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव स्वयं संसाधनों का कौन सा हिस्सा है? तो मानव जो स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि मानव भी एक संसाधन है। कोई भी सामान को मानव भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के चला जाता है। ठीक है, और मानव भी देखिए, तो मानव परिवहन का भी रूप हुआ, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी चीज़ लेगा तो परिवहन का है। ठीक है, लेकिन संसाधन कैसे? क्योंकि मानव देखिए, कोई भी चीज़ की जब हम उपयोग करते हैं तभी वो संसाधन कहलाता है, जब तक उपयोग नहीं करेंगे तब तक संसाधन नहीं होगा। तो मानव अपने आप में क्या माना जाता है? एक संसाधन माना जाता है। और संसाधन का कौन सा हिस्सा है? महत्वपूर्ण, क्योंकि किसी भी संसाधन को उपयोगी ला कौन बनाता है? मानव। तो मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। चलिए अगला 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 देखते हैं क्वेश्चन। अगला ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है भारत के राजस्थान में पड़ता है। किस राज्य में है? राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान में भारत के मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। राजस्थान। भारत में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है? राजस्थान में। याद रखना है आपको, क्योंकि मरुस्थल का मतलब समझते हैं बालू वाली मिट्टी। तो बालू वाली मिट्टी अभी राजस्थान में। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत
भी राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि अरावली पर्वत को काटने की अभी बात चल रही है सरकार के द्वारा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 13 के बाद यहाँ पे 14 नंबर देखेंगे हम, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। 14 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एमवीबी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो न जाने कितने बार पूछा है। क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैव मंडल स्थापित किए गए हैं। तो भारत में कितने जैव मंडल स्थापित किए गए हैं? 14 जैव मंडल, 14 जैव मंडल जो भारत में स्थापित किए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो समझिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, याद कीजिएगा। अगले के वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया है? तो कृषि भूमि का जो विस्तार किया गया है वो किसके द्वारा है? संदीप पांडे के द्वारा किया गया है, ठीक है, संदीप पांडे। वर्षा जल संचयन से संबंधित व्यक्ति कौन है? संदीप पांडे। आप नर्मदा बचाओ से बताइए संबंधित कौन है? नर्मदा बचाओ से मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ से संबंधित है। उसके बाद हम आपको बता देते हैं चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। एमवीबी क्वेश्चन सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है। टिहरी गढ़वाल जिला का उत्तराखंड की घटना है, जब यहाँ पे पेड़ काटा जा रहा था तो लोग अंगू के पेड़ को बचाने के लिए, अंगू के पेड़ को बचाने के लिए लोग अब क्या करिए, पेड़ को पांजा में धर लिए और कहें कि पेड़ काटने से पहले हमें कर दो। आज की सरकार रहती तो आदमियों को कर देती, और मतलब आज पेड़ के साथ साथ आदमी को ही कर देती, लेकिन उस समय की सरकार समझदार थी और पेड़ काटने पर क्या हो गई, मतलब सरकार क्या थी उस समय, तो राजा महाराजा का राज हुआ करता था, राजा की के लिए कटा रहा था, तो राजा थोड़ा समझता था इमोशनल चीज़ों को, उन्होंने रोक लगा दिया। लेकिन एग्जाम में पूछता है कि नर्मदा बचाओ बोले चिपको आंदोलन से संबंधित, चिपको आंदोलन किस व्यक्ति से संबंधित थे? सुंदरलाल बहुगुणा से। और चिपको आंदोलन किस पेड़ को बचाने के लिए किया गया था? अंगू के पेड़ को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन अपने प्रिय महात्मा गांधी जी ने कहा था। और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। हालांकि ये क्वेश्चन हम हिस्ट्री में चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ चलेंगे वहाँ से रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। एमवीबी क्वेश्चन को इसको भी रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर का नहीं बनेंगे, जो भी छपेंगे इसी में से छपेंगे, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं 100%, क्योंकि एक क्लास हम ले लिए, एक क्लास और लेंगे, उसमें पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। लेकिन जो भी ज्योग्राफी में आएंगे इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। एक हम आपदा प्रबंधन का भी टॉपिक करा लेंगे वो अलग से, ठीक है, उसको अलग से टॉपिक कर लेंगे, वो खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या है? किसी भी देश का आर्थिक विकास का मेरुदंड होता है संसाधन। देखिए इसमें यहीं पे थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। देखिए किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड, इसमें संसाधन दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका आंसर खनिज होना चाहिए। किसी भी देश के आर्थिक के विकास का मेरुदंड खनिज होना चाहिए, क्योंकि खनिज ही देश के विकास में सहायता करता है। रूस के पास है देखिए कीमती खनिज है तो कितना है, अमेरिका के पास देखिए आज कीमती खनिज है, लेकिन भारत के पास अभ्रक है, पायराइट है बिहार में, यही सब चीज़ें जो मतलब ज़्यादातर काम की नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारे हिसाब से तो किसी देश में आर्थिक विकास का मेरुदंड खनिज होना चाहिए, लेकिन इसमें गलती से भी टाइपिंग हो गया संसाधन। अगला क्वेश्चन, कौन प्रवाहनीय संसाधन है? तो कौन प्रवाहनीय है? प्रवाहनीय का मतलब वो होता है जो प्रवाह करता हो, प्रवाह का मतलब समझिए, यानी बह जाता हो। तो इसमें बहने वाली कौन है? जंगल नहीं बहता है, पेट्रोल बहने का बात है तो पेट्रोल की धारा नहीं बहती है, कोयला की भी धारा नहीं होती, लेकिन नदी की धारा बह जाती है, इसलिए नदी क्या होगी? प्रवाहनीय संसाधन होगी, ठीक है। यहाँ नदी की जगह पर पानी भी आ सकता है, कभी कभी ऑप्शन में देख लीजिएगा अपना। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसका एक बार यूज करने के बाद दोबारा दिन भी प्राप्त हो जाए, ठीक है, उसे नवीकरणीय संसाधन, यानी जिसका पुनः बार बार उपयोग किया जा सके, चाहे पुनः पुनः उपयोग किया जा सकते, पुनः उपयोगी हो, पुनः उपयोगी हो, पुनः उपयोगी हो, उसे कौन संसाधन कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय, ठीक है। हालांकि एक जैव एक अजैव है, तो इस प्रकार से मिलाएंगे तो 4 प्रकार से कुल हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग किताबों में अलग अलग जिक्र इसका किया गया होता है, ठीक है। तो नवीकरणीय का याद रखना है ऐसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग कर सकें, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश है, आज यदि यूज कर लेते हैं फिर कल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए नवीकरणीय है। आज जो बार बार उपयोग नहीं किया जा सके उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है, इसका बार बार उपयोग नहीं हो सकता है, खत्म हो जाएगा कोयला का यूज करने के बाद, पेट्रोल का भी वही हाल है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस बात पर निर्भर करता है। देखिए, संसाधन के रूप में किसी भी पदार्थ का अस्तित्व तब निर्भर करता है जब उसको उपयोगी बनाया जाता है, यानी उपयोगिता के आधार पर। इसका ऑप्शन कितना सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी क ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है, उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, थोड़ा स्पीड ज़्यादा होगा क्योंकि इसको थोड़ा स्पीड पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला ध्यान से देखिएगा, तो आपको ज़्यादा स्पीड लग रहा हो तो 1x पर हो तो आप 1x से थोड़ा कम कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह कि पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है। यानी पंजाब और हरियाणा की यदि बात की जाए तो कुल भूमि के 80% भागों पर वहाँ पे खेती की जाती है। क्योंकि पंजाब और एक हरियाणा, यानी पंजाब में तो ज़्यादातर खेती की जाती है, मतलब देखने को मिलता है, और हरियाणा भी है जिसका लगभग 80% लैंड जो है इसकी खेती में लगती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन होते हैं। तो सबसे बड़े जो जल संग्रहण केंद्र होते हैं वो महासागर होते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे 97 पॉइंट समथिंग % जल जो है महासागरों में पाया जाता है, 97 के अप्रॉक्स आसपास लगभग। चलिए, तो 97% जल कहाँ पाया जाता है, महासागर में। महासागर में जो 97% जल है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि जो जल है वो खारे जल है। खारे जल का मतलब क्या होता है, नमकीन जल, जो पीने में नमक के जैसा लगे, पूरा नमक मिला हो, उसे नमकीन जल बोला जाता है। ठीक है, उसे खारा जल। तो महासागर में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है समझ लीजिए, सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जल किसके पास होता है, तो महासागर के पास होता है। अगला क्वेश्चन, अब आप ये मत बोलिएगा नदी कुआं के पास होता है, उस सबसे ज़्यादा होता है महासागर के पास। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्नलिखित में कौन सा है। न जाने कितने बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, VVI है और बहुत हल्का, आप लोग जानते हैं, मोर, लेकिन ऑप्शन में जब रहता है तो दिया रहता है मयूर, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन में, क्योंकि एनसीईआरटी जो किताब है उसमें दिया है मयूर, एनसीईआरटी बुक में मयूर है तो मयूर ही देगा। ठीक है, मयूर, इसमें ऑप्शन है मोर, तो मोर मरिएगा। ठीक है, मयूर को ही मोर कहा जाता है, मोर को ही मयूर बोला जाता है। ठीक है, कुछ संस्कृत शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन सा है। आप लोग जानते हैं, हम क्या बताएं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन नहीं जानता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ है। राष्ट्रीय फूल भी आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने कब की। इसका मतलब समझ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने कब की थी, तो 1968 में, यानी 1968 में। एक और बात याद रखिएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन 1968। थोड़ा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है कि अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था। ठीक है, तो हिंदी में याद रखना आपका, VVI क्वेश्चन 1968 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, हमने जैसे आपको पढ़ाया पीछे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो मेधा पाटेकर से। हमने पढ़ाया कि आपको चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा से। उसी प्रकार पढ़ाया था वर्षा जल संग्रहण से संबंधित व्यक्ति कौन है, संदीप पांडे। चलिए हम पांडे इसे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, आधा 9 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं, उस पर आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप हो सकता है क्वेश्चन मिट गया है, वो 26 के बाद यहाँ से ना होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा मिट गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। हम बता देते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। सौर ऊर्जा का मतलब हम अभी पढ़ाए हैं, जो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा निकलती है उसे सौर ऊर्जा बोला जाता है। तो सौर ऊर्जा क्या संसाधन है, नवीकरणीय, हमने अभी आपको पढ़ाया नवीकरणीय। लेकिन ऑप्शन में देखा जाए कि नवीकरणीय नहीं है, तब क्या मानेंगे, जब ऑप्शन में नवीकरणीय नहीं हो तब हम लोग मानेंगे क्या चीज़, देखेंगे कि कौन बार बार प्राप्त होगा। तो हमने नवीकरणीय का परिभाषा एक बताया है कि ऐसी संसाधन जिसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा भी यूज कर सकें, यानी पुनः यूज कर सकें। तो पुनः यूज में देखिए ऑप्शन में है पुनः पूर्ति योग, यानी दोबारा यूज कर सकें। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, क्वेश्चन इसका हो जाएगा कि सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग संसाधन। ठीक है, चलिए हम बार बार कहना है कि हम इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है। और आप लोग यदि शेयर करते हैं, इस पर व्यूज अधिक से अधिक लाते हैं, आप लोग शेयर करके लाते हैं, तो फिर क्या किया जाएगा कि पूरे सब्जेक्ट के आपके ऑब्जेक्टिव को दे दिया जाएगा और उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएंगे। जैसे कि हमने वादा किया आपसे कि ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं ऑप्शन के साथ ऑब्जेक्टिव में, यदि इस वीडियो को देखने के बाद
एक वीडियो और अपलोड करेंगे, उसको देख लेते हैं तो उससे बाहर नहीं होंगे, ठीक है। आपदा प्रबंधन को छोड़ करके बोल रहे हैं, यदि आपदा प्रबंधन को भी साथ में लेंगे तो 2 वीडियो आएंगे और लेकर के, ठीक है। उसके बाद यदि आपसे भूगोल कोई पूछे तो आप कूद करके बता दीजिएगा उसका आंसर क्या होगा, और 100% सही आंसर, क्योंकि आप एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ रहे हैं। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम सेट किए हैं, बहुत मेहनत लगी है इसको सेट करने में, ठीक है। इसीलिए कम से कम आप लोग मेहनत लगे, इसको शेयर कीजिए दबा करके। हम बार बार यही बोलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नया चैनल है, इसको आप लोग प्रमोट कीजिए, आपके हाथ में है ये। बार बार हम ये बात बोल रहे हैं तो कम से कम एक बात देखिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। इसका मतलब है कि किस भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोहा होता है, लोहा का उत्पादन। तो कर्नाटक में होता है। कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। कर्नाटक एक कोलार जगह है, याद रखिएगा, जहाँ पे सोना भी मिलता है, ठीक है। और कर्नाटक कोलार में कोयला का भी खनन किया जाता है, याद ये भी रखिएगा, ये ना कहिएगा कि सर गलत पढ़ाती है कोयला। तो कर्नाटक में कोयला का भी भंडार है। अगला क्वेश्चन देखिए, हालांकि सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार झारखंड में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड के झरिया क्षेत्र जो है कोयला के लिए जाना जाता है, रानीगंज भी है। छत्तीसगढ़ भारत के कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। कहा है कि छत्तीसगढ़ जो है भारत में कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है, तो 20% देता है। कितना प्रतिशत? 20%, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत में विश्व का 3य स्थान है। मैग्नीज के क्षेत्र में याद रखेंगे कौन सा स्थान है? 3य स्थान भारत का। 3 नंबर पर भारत है जहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एमवीवीआई, उसको कहीं लिख लीजिएगा, एमवीवीआई। क्वेश्चन कहा कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। आप एनसीईआरटी जब भी किताब खोलेंगे भूगोल के तो उसमें आप देखेंगे एक यहाँ पे बॉक्स बनाया होगा, और बॉक्स बनाने में लिखा गया होगा क्या आप जानते हैं, और उसी में क्वेश्चन को लिखा गया है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो आप जानते हैं ना, 10 किलोग्राम। कितना ग्राम? 10 किलोग्राम। भुलवाएगा ऑप्शन, भुलाना नहीं है। 15 किलो, 20 किलो, 5 किलो नहीं, डायरेक्ट बना है 10 किलोग्राम, ठीक है। 10 किलोग्राम मैग्नीज मिलाया जाता है तब 1 टन इस्पात बनता है। 1 टन में आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है। 1 टन में आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है। 10 क्विंटल को 1 टन बोला जाता है, यानी 1000 किलो। 1000 किलो को 1 टन, देखिए यहाँ पे 1000 किलो 3 जीरो, 1000 किलो को 1 टन बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? मैग्नीज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो हम बताएं आपको, एल्युमिनियम का कच्चा माल क्या होता है? बॉक्साइट होता है। क्या होता है? बॉक्साइट। उसी प्रकार से हमने पढ़ाया था कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है चूना पत्थर। एग्जाम का एमवीवीआई क्वेश्चन कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर, ठीक है। इसी प्रकार एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। कितना करोड़ टन है? 125 करोड़ टन है। आप याद रखिएगा 125 करोड़ टन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम देखेंगे, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है। तो हम आपको उसी समय बताए हैं कि भारत में और खास करके बिहार वाला एरिया जो पायराइट पर ज़्यादा पाया जाता है इसमें बिहार में, लेकिन बिहार झारखंड कुल मिला दिया तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अदरक भी होता है, तो 80% है, ठीक है। लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा पायराइट होता है, तो यहाँ पे 80% बिहार झारखंड को यदि मिला दिया जाए तो पूरे भारत में अदरक का उत्पादन 80% होता है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम देखेंगे कि निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं में किसका भंडार सीमित है। ने सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में, हम आपदा कहा गया गलती से, ठीक है। निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो आप लोग जानते हैं कोयला का भंडार सीमित है। अब कोई कहेगा हवा का भंडार सीमित है, तो देखिए हवा का भंडार नहीं होता है इसीलिए सीमित नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर निर्भर करता है, यदि पेड़ पौधे अधिक लगाते हैं तो हवा आपको शुद्ध हवा मिलेगा। मिट्टी की भंडार सीमित नहीं कर सकते, ठीक है, वो बंटवारा अलग चीज़ है। सौर शक्ति तो सीमित बिल्कुल ही नहीं है। ऑप्शन क्या सही है? कोयला की भंडार सीमित है, एक समय के बाद उड़ा जाएगी, उड़ाने का मतलब खत्म हो जाएगी। हम लोग भोजपुरी वाला लोग हैं, थोड़ा भोजपुरी बुला ही जाता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है। हमने 4 बार सिला पढ़ाया है कि यूरेनियम जो है झारखंड के जादूगोरा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जादूगोरा में। पिछले जाके आप लोग देख सकते हैं, पीछे पढ़ाए हैं अभी, ठीक है। एमवीवीआई क्वेश्चन देखिए, बोले थे देखिए कई बार पूछा है, 13 में, 15 में, 19 में 3-4 बार पूछा है आपको। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। एक अपने भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम पीएम भारत के नेहरू जी थे, जिन्होंने कहा था कि भारत को मंदिर मस्जिद की ज़रूरत नहीं है,
भारत को ज़रूरत है अच्छी से अच्छी विकास की। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि भारत में जितने भी जितने भी बांध बन रहे हैं देश में, वो सब भारत के लिए मंदिर का काम करेंगे, क्योंकि इससे डेवलप होगा एरिया, ठीक है। इसलिए देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एग्जाम का भी यही क्वेश्चन रहा, 2 बार पूछा हुआ, आगे भी पूछा हुआ होगा, हम जितने बार केयर कर पाए उतने बार हम लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार पाया जाता है? क्वेश्चन कहा कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? आप लोग जानते हैं असम। असम में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है। असम की एक जगह पड़ता है, क्या उसका नाम है, मिस्टेक कर रहे हैं थोड़ा सा, डिगबोई। असम के डिगबोई में, ठीक है, याद रखिएगा। असम के डिगबोई में सबसे पहले तेल को निकाला गया था, ठीक है, यहाँ पे रखिएगा याद है। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिएगा कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर। क्वेश्चन आप शुरू में भी पढ़े होंगे कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर में है, और भारत का पहला भी तारापुर में है, ठीक है। तारापुर याद रखेंगे आप लोग क्वेश्चन। शायद से तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता होगा, शायद से आप एक बार देख लेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। महाराष्ट्र का नहीं तो उत्तर प्रदेश देख लेंगे एक बार आप। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय का मतलब हमने पढ़ा दिया, जो एक बार यूज करे तो खत्म हो जाए। जल तो खत्म होगा नहीं, पवन नहीं होगा, सौर ऊर्जा नहीं होगा, लेकिन कोयला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक बार यूज करने के बाद, ठीक है, दोबारा के लिए खत्म हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? यानी कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा, देखिए प्राथमिक ऊर्जा में 3 चीज़ आते हैं, याद रखिएगा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होते हैं प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण। यानी इन सब का यूज हम करते हैं, एक बार जलाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन विद्युत को हम एक बार जलाते हैं तो खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे घर में आज लाइट आती है तो कल भी आती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद इसको रिलेट करके रखेंगे। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन कौन होता है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। लेकिन ये में पूछा है कि कौन नहीं है, निगेटिव आंसर पूछा है, इसलिए निगेटिव में विद्युत हो जाएगा, विद्युत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा आप लोग को पता है सूर्य के प्रकाश से मिलता है। सूर्य के प्रकाश से कैसी ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है। ज़्यादातर इसकी कहाँ संभावना है? तो गुजरात के भुज में, ठीक है। चलिए ये सब चीज़ें कुछ है। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, थोड़ा सा लाइन पर बने रहिएगा। लाइन पर बनने का मतलब क्या है? लाइन पे बनने का मतलब है थोड़ा सा रुके रहिएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने आपको कुछ मिनट पहले पढ़ा करके छोड़ा हूँ कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण, तो हमने पढ़ाया था उस समय कोयला यहाँ पे 2 ही क्षेत्र में मिलते हैं, तो गोंडवाना नहीं तो टर्शियरी। तो 5.5 साल पुराना लगभग टर्शियरी आपका युग, 5.5 करोड़ वर्ष पुराना टर्शियरी युग रहा। तो गोंडवाना युग जो कोयला है वो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले है। कितने करोड़ वर्ष? 20 करोड़ वर्ष पहले, ये बना लीजिए ऑप्शन में, ठीक है। चलिए तो इसमें क्वेश्चन आ कि गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। समझ रहे हैं कितना पुराना है सभी चीज़। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्य के लिए होता है? तो भारत की कुल भूमि का लगभग 48.83% भूमि जो है कृषि कार्य के लिए होता है। लेकिन इसमें नयका आपका डेटा होगा तो ज़्यादा हो सकता है, 60% दिया हमने न्यू डेटा के अनुसार। ये पुराने डेटा है, हम आपको एक बार रिपीट कर दें ये बात कि पुराना डेटा के अनुसार इसमें क्वेश्चन को सेट कर दिया गया है, जिसके लिए हो सकता है नया डेटा में 60% तक हो, ठीक है। आप नया डेटा एक बार देख लेंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। हमने सेट कर दिया है, कहीं पूछ दे तो। अभी तो जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो वो तो पॉपुलेशन को दर्शाता है, लेकिन भूमि का प्रतिशत है कृषि कार्य के हिसाब से, तो भी प्रभावित करता है। तो नया जनगणना आता है तो उसके हिसाब से हम देख लेंगे, नया रिपोर्ट जो प्रस्तुत होगा उसके हिसाब से। अभी तक के लिए आंसर जो है उसको मार दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन MPBA क्वेश्चन रहा एग्जाम का जो है चॉकलेट क्वेश्चन रहा कि पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण हो गया है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई से वहाँ पे भूमि का ह्रास हुआ है, भूमि के उत्पादन की क्षमता घटी है अधिक सिंचाई से, ठीक है। चलिए जैसे कि मान लीजिए हम खाना कम खाएं और पानी दिन भर पीते रहे तो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे, वही हाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? तो मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? तो खेत में ह्यूमस डालना जरूरी है। खेत में आप यदि ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है तो आपकी
फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ह्यूमस यदि ठीक ठाक मात्रा में रहती है, अधिक रहती है, तो आपकी फसल में उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। अगला है कि पशुओं की चराई पर नियंत्रण। सही बात है। मान लिया आप खेते बो दिए, पशु को चरवा दिए, तो पूरे तो उड़ा जाएगा। समुच्चरेखीय जुताई, हालांकि समुच्चरेखीय जुताई ज़्यादातर पहाड़ी इलाका में पड़ती है, तो ये भी जरूरी है मृदा संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इनमें सभी ऑप्शन लगा देंगे टिक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के अनुसार भारत में कितनी व्यर्थ भूमि है। तो यदि नेशनल रिमोटिंग सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के अनुसार देखा जाए तो भारत में लगभग 533 लाख हेक्टेयर जो भूमि है वो बिना काम की भूमि यानी व्यर्थ भूमि है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती हैं। तो मृदा संरचना में यदि देखा जाए तो मूल चट्टान के ऊपर 3 परत होती है। कितने परत? 3 परत होती है, अ, ब और स, याद रखिएगा। ठीक है। एक द भी शायद देख लीजिएगा एक बार। तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग चले तो इसमें तीन ही परत होती है। ठीक है। ऑप्शन के अनुसार आप लोग ध्यान से रखिएगा, 3 परत होती है। अगला जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितनी बंजर भूमि के रूप में है। भारत में कितनी बंजर भूमि के रूप में है। तो लगभग भारत की यदि देखा जाए तो बंजर भूमि के रूप में लगभग उसका 1/3 यानी 1/3 भाग जो है बंजर है। 1/3, क्योंकि आप इस तरह से एक प्रकार का पढ़े होंगे, मैदानी इलाका, पहाड़ी इलाका, पर्वतीय, पहाड़ी, मैदानी और पठारी भाग। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो किस प्रदेश में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। झारखंड में नहीं पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। तो वर्ल्ड वाइड नेचर के अनुसार यदि देखा जाए तो भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यदि देखते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक प्रकाशन की यदि बात की जाए तो 1972 में हुई थी। और एक उनकी पुस्तक थी सुमेसर की, सुमेसर। ठीक है। सुमेसर की एक पुस्तक थी जिनका नाम हम आपको बता देते हैं, एक सेकंड वेट कीजिएगा, नाम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। सुमेसर की एक पुस्तक थी, अच्छा हम आगे देख लेते हैं, मिलता है तो अभी मिस्टेक कर रहे हैं उनका नाम हम थोड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा हम लोग का। अगला क्वेश्चन है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन। आपको याद होना चाहिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, दूसरी 1997 में और तीसरी का 2002 में। ठीक है। 3 को पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें पहला 1992, दूसरी का 97, तीसरी का 2002 में। 5 साल के अंतर पर हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या रहा। अगला क्वेश्चन रहा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे। अभी समय ज़्यादा हो चुकी है और हम लोग के पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए रेस करेंगे थोड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हमने अभी पढ़ा दिया है कि 1997 में हुआ था। ऑप्शन में देखिए 1997 न्यू ईयर के में हुआ था। ठीक है। प्रथम हुआ था रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो, याद रखिएगा। रियो डी जेनेरो जगह का नाम है, दूसरी का था न्यू ईयर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हमने पढ़ा दिया 2002 में, तो 2002 ही में ही हुआ होगा। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है। याद रखेंगे, प्रथम 1992 में, दूसरा 97 में, तीसरी का 2002 में। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन माना जाता है खनिज को। सॉरी, इसमें देखिए इसमें ऑप्शन हो गया खनिज तेल, कच्चा तेल भी दिया है। ठीक है। लेकिन खनिज को माना जाता है। चलिए बात की, संसार के सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है। संसार के सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है। तो खनिज की। अगला क्वेश्चन है कि ब्रूंड लैंड कमीशन ने सतत विकास पोषणीय की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो 1987 में किया था। ब्रूंड्स लैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को 1987 में प्रस्तुत किया था। अभी तक हम लोगों ने 60 प्रश्न को कर लिया, 60 प्रश्न याद रखिएगा। आगे की तरफ हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला चैप्टर में चलते हैं। ठीक है। आप लोग थोड़ा बने रहिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। थोड़ा आप लोग शेयर करते हैं तो मज़ा आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहा हम लोगों का, वो जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहा 61 से कि साल किस वन का वृक्ष है। साल किस वन का वृक्ष है। तो साल आप लोग जानते हैं पतझड़ वन है। पतझड़ वन उसे कहते हैं जो अपनी पत्ता एक साथ गिरा देते हैं। ठीक है। तो पतझड़ वन है। साल किस प्रकार का वन है? पतझड़।
अगला जो क्वेश्चन है वो MVVA क्वेश्चन है कि बायलाडीला खान कौन सा खनिज से निकाला जाता है। बायलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है, तो बायलाडीला जो है लौह अयस्क, ठीक है। बायलाडीला एक खान है जो लौह अयस्क निकाला जाता है जिससे, ठीक है। बायलाडीला से कैसे याद रखना है, तो बैल की घंटी बनी होती है लोहा की, तो इसीलिए बायलाडीला जो है लोहा निकाला जाता है वहाँ से, ठीक है। याद रखने का एक ट्रिक है। अगला क्वेश्चन, कटनी। कटनी खनिज प्राप्त स्थल किस राज्य में है। देखिए कटनी तो सब लोग जानते हैं, कटनी किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, MP में। कटनी किस राज्य में है, MP में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सिलिकोसिस नामक दमघोटू बीमारी किससे होती है। सिलिकोसिस नामक जो दमघोटू बीमारी होती है वो सिलिकन खदान कर्मियों को होती है। किस खदान कर्मियों की, सिलिकन खदान कर्मियों को होती है। जो सिलिकन जहाँ पाया जाता है उसको जो खोदते हैं, वहाँ के जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको पकड़ती है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, MVVA क्वेश्चन है ये भी। किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आप लोग को जानकारी में होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में पाया नहीं जाता, आंध्र प्रदेश का जगह है आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। और प्राकृतिक बंदरगाह है एक प्रकार का, ठीक है, प्राकृतिक याद रखेंगे। तो एग्जाम में पूछ लगेगा बार कि विशाखापट्टनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये मत बोलिएगा कि हमने आपको ध्यान नहीं दिलाया था। अब आप लोगों की काम है वीडियो को शेयर करना और लाइक अधिक से अधिक देना और सब्सक्राइब बढ़ाना और सब्सक्राइबर बढ़ा देना, और उसके बाद कमेंट करना कि आपको समझ में नहीं आया। और ऐसा सीरीज लगातार चलता रहे तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आप लोग की काम रहा। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पीतल बनाया जाता है, तो पीतल दो चीज़ से बनाया जाता है, आप लोग जानते हैं, तांबा और जस्ता से। तांबा और जस्ता को मिलाकर क्या बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उससे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं मिली है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन अब गलत है, यहाँ पे देखिए आंसर थोड़ा गलत टाइप हुआ है। सतलज नदी में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं नहीं मिली, बल्कि खंभात की खाड़ी में मिली है। कहाँ मिली है, खंभात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी बहुत VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ होगा, भले इसमें नहीं लिखा गया होगा कि भाखरा नंगल परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। तो भाखरा नंगल जो परियोजना है वो सतलज नदी पर है। आपको याद रखना होगा हीराकुड परियोजना जो है महानदी पर है, महानदी, हीराकुड परियोजना महानदी पर है, ठीक है। ये सब बातें आप लोग को कुछ याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम थोड़ा चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा देख लीजिए, एक सेकंड रुक जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि अभ्रक के कितनी किस्म होती है, तो अभ्रक के कितने किस्म होती हैं, तो अभ्रक के 3 किस्म होती है। और कॉफ़ी के भी कितने किस्म होते हैं, तो कॉफ़ी के भी तीन किस्म ही होते हैं कॉफ़ी के, याद रखेंगे, अरेबिका, लिबेरिका और रोबास्ता। अरेबिका, लिबेरिका और रोबास्ता, कॉफ़ी के 3 किस्म। यदि आपसे एग्जाम में पूछे लोहा के कितने किस्म होते हैं, तो लोहा के 4 किस्म होते हैं। कोयला के कितने किस्म होते हैं, 4 किस्म। लोहा के 4 किस्म होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, लोहा का होगा, ठीक है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट लोहा का हुआ है। जबकि कोयला के 4 किस्म की बात करें तो कोयला के 4 किस्म होते हैं, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, ठीक है। तो एग्जाम में याद रखेंगे, एक क्वेश्चन से मैं 4 क्वेश्चन बनाना हूँ, इस प्रकार से देखिएगा। यदि मैं 100 क्वेश्चन कराता हूँ तो 300-400 तो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन रहा कि अभ्रक की कितने किस्में हैं, तो अभ्रक के 3 किस्में हैं, याद हो गया आपको। कॉफ़ी के भी की 3 किस्में हैं, लोहा के 4 किस्में हैं, कोयला के भी 4 किस्में हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। इनमें जो है डॉल्फिन केवल भारत में नहीं, सॉरी, यहाँ पे घड़ियाल जो है केवल भारत में पाया जाता है। एक सेकंड रुकिए, वेट कीजिए एक सेकंड। डॉल्फिन और घड़ियाल, इसमें दोनों ऑप्शन में बाघ, इसका को पहले ही ऑप्शन गलत है, क गलत ऑप्शन है। इसमें व्हेल नहीं हो सकता। इसमें आप याद रखेंगे घड़ियाल है, एक मैंने बुक में पढ़ा था घड़ियाल के बारे में, ठीक है। घड़ियाल ही सिर्फ है जो भारत में पाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग याद रखना पड़ेगा स्पेशल आप लोग को, ठीक है। डॉल्फिन तो मिल जाती है लेकिन घड़ियाल नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है। यहाँ से याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे आप, कौन सा जानवर भारत में पाया जाता है, तो घड़ियाल, ठीक है। आप श्योर नहीं इस आंसर को गलत माने, इसका आंसर इसमें घाव होना चाहिए, क टाइपिंग हो गया है। देखिए हम आंसर को भी सुधराते चल रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह कि कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में है। कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, आप लोग जानते नहीं होंगे तो जान लीजिए, सिक्किम का है। हमने आपको चिल्ला करके पढ़ाया है कि चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1972 में हुआ था। आपके किताब में 1970 के दशक दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दशक का मतलब 10 साल होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद टिहरी गढ़वाल जिले में हुआ था, लोगों ने यहाँ पे पेड़ को पकड़ करके रोक गया था।
और कहा था कि नहीं पेड़ काटने से पहले मुझे काट दो, और अंगू को पेड़ को बचाने के लिए हुआ था, अंगू को पेड़ को बचाने के लिए। अगले बार पूछा कि किस पेड़ को बचाने के लिए, तो अंगू के। चलिए, तो मेधा पाटेकर का नाम हमने बता दिया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया था मेधा पाटेकर ने, ठीक है। उससे पहले बताया है कि वर्षा जल संग्रहण से संबंधित व्यक्ति संदीप पांडे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कौन है, अगला क्वेश्चन है प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया, तो प्लाईवुड का निर्माण सबसे पहले जर्मनी ने शुरू किया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भाग में बांटा गया है, तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को 3 भाग में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है इनमें कहाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें कहाँ मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है, तो मैंग्रोव वन जो, देखिए यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक, इनमें कहाँ मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है, तो सुंदरवन में दिया है, सुंदरवन के क्षेत्र में सही दिया है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से है, तो वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारत के धारा 21 बताता है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा भारतीय संविधान की धारा किससे है, तो भारतीय संविधान की धारा 21 से इसका संबंध है। वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारत के संविधान की धारा 21 कहती है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में आपके एनसीईआरटी बुक में यदि देखिएगा आप पलट करके, तो जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम्पल में चैप्टर खत्म होने के जस्ट बगल में, उसमें ऑब्जेक्टिव के तौर पर यूज किया गया इस क्वेश्चन को, सेम टू सेम एज इट इज है, देख लीजिएगा वहाँ जाके। चलिए, हम कितना पका 76 पर, अगला क्वेश्चन ले आते हैं, थोड़ा लाइन पर वेट कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधन में संपदाओं में किसका भंडार असीमित है, असीमित का मतलब यानी जो खत्म होने वाला जल्दी नहीं है। चलिए, लोहा जल्दी खत्म हो सकता है, तांबा भी खत्म हो जाएगा, चांदी भी, लेकिन एक जल है जो लगभग 97% तो महासागर में ही पाया जाता है, इसकी खत्म होने के चांस बहुत कम है। अगला क्वेश्चन है कि शीशम कौन सा संसाधन है, शीशम आप लोग जानते हैं ना, शीशम क्या होता है, एक पेड़ का नाम है शीशम, और पेड़ के नाम है, इसमें ज्ञान प्राण होता है, इसलिए जैविक संसाधन हो गया, ठीक है। शक्ति नहीं है, सर्वस्व नहीं है, भोज पदार्थ नहीं है, खाया नहीं जाता है इसको, लेकिन जैविक संसाधन है जरूर। इसी प्रकार से कोई पेड़ को पूछे तो इसे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा होता है, तो किसी भी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन खनिज होता है। कौन होता है, खनिज, जिसमें मानव दे रहा है उसी समय से खनिज होता है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाता है। सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, यहाँ पे जाता है लिखा गया है, सॉरी उसके लिए, टाइपिंग तो होता है तो गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भैंसालोटन बांध, भैंसालोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है। भैंसालोटन है गंडक नदी पर, भैंसालोटन नेपाल की जगह है, नेपाल की, याद रखेंगे आप लोग। ये ऐसे बात नहीं है कि वहाँ पे भैंसा लौटा गया था, नहीं, ऐसे कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि भूमिगत जल का प्रयोग का साधन क्या है, तो भूमिगत जल का प्रयोग का साधन है कुआं, ठीक है। ऐसे जल जो भूमि के नीचे से निकाला जाता है उसे मतलब भूमिगत जल बोला जाता है। जैसे आप बोरिंग समझते हैं, बोर हला करके भी नीचे से निकाला जाता है, वो भी भूमिगत जल। लेकिन तालाब में भूमि के ऊपर होता है जल, नहर में भी ऊपर होता है, जलाशय में भी ऊपर होता है, लेकिन जब कुआं यानी इनार जब खोदा जाता है तो वो जो जल निकलता है नीचे से निकलती है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी योजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो दामोदर घाटी जो योजना है उसके निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है सिंचाई व्यवस्था, मत्स्य पालन, बाढ़ों पर नियंत्रण, इनमें से सभी हो जाएगा भाई साहब। सिंचाई व्यवस्था भी करना है, मत्स्य पालन भी करना है, और बाढ़ों पर नियंत्रण करना भी है, क्योंकि कोई भी परियोजना यदि कोई भी बांध नहीं बनाता है तो बाढ़ पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है, जैसे कि अभी स्थिति खराब है बिहार की। चलिए, हमने उस समय आपको चिल्ला चिल्ला पढ़ाया है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है भाई साहब, तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना और पत्थर, ठीक है। उस समय पढ़ाया था हमने कि एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है, बॉक्साइट, उसी समय इसको हमने पढ़ा दिया था, ठीक है। तो एल्युमिनियम का कच्चा माल क्या है, बॉक्साइट है, और सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर। यहाँ से आप एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घटी परियोजना किस नदी पर है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घटी परियोजना है तुंगभद्रा नदी पर। कौन नदी, तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है लिखा गया है, कैगा में है। कहाँ है, कैगा। तब चलिए, यहाँ पे एक एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा कि
कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है, यानी कर्नाटक में कौन ऐसा जगह है जहाँ पे परमाणु ऊर्जा का केंद्र है, तो कैगा। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा तो घुमा देगा, देगा ये कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो कैगा जो है कहाँ पड़ता है, क से कैगा, तो क से कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में, तो जामनगर किस राज्य में है, गुजरात में है। जामनगर का तो नाम ऐसे ही फेमस है, तो तेल शोधक पूछ रही है तो कौन सी बड़ी बात है, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। कालाकोट जो कोयला क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस राज्य में, जम्मू कश्मीर। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में समझिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, 1975 में। राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975 में, लेकिन राष्ट्रीय जल नीति पूछेगा तो 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति पूछेगा तो 2002 में, लेकिन राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति पूछेगा था 1975 में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो भारत में पहला जो जल विद्युत संयंत्र है वो कहाँ लगाया गया, दार्जिलिंग में। यानी पहला बार जो पानी से चलने वाला यंत्र लगाया गया संयंत्र वो दार्जिलिंग में था। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में पढ़िए, थोड़ा जानकारी लीजिए। अगला क्वेश्चन है, नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में। नौगांव जो है भाई साहब गुजरात यहाँ पे दिया है, लेकिन नौगांव असम में जगह है। असम की एक जगह नौगांव असम में, ठीक, ऑप्शन में नहीं है। असम में याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा समझिए। अगला क्वेश्चन को समझिए, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदा में किसका भंडार सीमित है, वैसा ही है। किसका भंडार एक लिमिट में है, तो पेट्रोलियम की है। ठीक है, सौर शक्ति तो आप लोग जानिएगा, हवा जानिएगा, ह्यूमिडिटी जानिएगा पहले ही। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो एक सीमित भंडार है। चलिए अगले जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पंजाब में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो हमने आपको पढ़ाया है कि अधिक सिंचाई। पंजाब में भू निम्नीकरण क्या कारण है, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भाई साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सब्र कीजिएगा, बहुत हम भी मेहनत कर रहे हैं, अभी कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। देखिए यहाँ पे थोड़ा हम गलत टाइपिंग, देखिए यहाँ पे सही टाइपिंग है, उत्तराखंड में स्थित है सोपानी कृषि। किस राज्य में, उत्तराखंड। MBBA क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। जो क्वेश्चन बार बार आए हैं वो तो आपको किसी भी तरह याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है, तो मरुस्थलीय मृदा आप लोग जानते हैं राजस्थान में पड़ता है, जहाँ पे अधिकांश क्षेत्र कथी है, बालू है। ठीक है, और रेगिस्तान का जहाज किससे कहा जाता है, ऊँट को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन क्या, एंड्रीन है। क्या है, एंड्रीन जो रसायन है मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है, आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिजों को उद्योगों की जननी कहा गया है। हमने आपको पढ़ाया था लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। लोहा को उद्योगों की क्या बोले, रीढ़ बोला जाता है। सभी उद्योगों की जननी भी लोहा को बोला जाता है, और भारत की रीढ़ बोली जाती है लोहा को, और उद्योगों की रीढ़ भी बोली जाती है लोहा को। लोहा के 4 किस्म होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अगला क्वेश्चन पूछा, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। हमने पढ़ा दिया था, देखिए हेमाटाइट यहाँ पे ऑप्शन में है, हेमाटाइट हो जाएगा। लिग्नाइट और बिट्यूमिनस पीट और आपके एंथ्रासाइट, ये जो है कोयला के 4 किस्म होते हैं। ठीक है, इसीलिए हेमाटाइट मानेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है। कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा कि कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो आप तो पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि ऐसी खनिज जिसे पीटने पर टन टन की आवाज़ है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसे पीटने पर टन टन की आवाज़ नहीं है उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। तो उसके आप लोग अकॉर्डिंग देखें तो अभ्रक को बोला जाता है अधात्विक खनिज, इसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को ही कौन ग्रह बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं भाई साहब। क्योंकि एक ट्रिक है, हम है नीले, हम है का मतलब पृथ्वी है नीले, पति है पीले, यानी बृहस्पति ग्रह पीले हैं, शुक्र बहन चमकीली है, यानी शुक्र जो है चमकीली है, लाल है मंगल, मंगल ग्रह लाल है, वरुण, अरुण पर हरियाली है। ये सब ट्रिक कुछ होती हैं जो आपको एग्जाम में दे दिया जाता है। ठीक है, तो बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। एग्जाम के MBBA क्वेश्चन, चलिए वो भी क्वेश्चन आ ही गया जो हम लोग वेट कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। देखिए 96.5% है, हम शायद 97% आपको अप्रॉक्स बता दिए थे, देख लीजिएगा ध्यान से। 96.5% एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, होगा, देख लीजिएगा एक बार पलट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था वो भी आ गया, प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो 65%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो भारत में यदि 2001 में देखा जाए तो 19.27% था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, हमने चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया था कि भारत में वानिकी रिपोर्ट के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना चाहिए? 33%। चलिए तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो वन रिपोर्ट यदि देखा जाए तो अभी 20% भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वन है, ठीक है, लेकिन कट रहे हैं उस हिसाब से कम हो जाएंगे आप। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला है अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि एक बार यूज करेंगे खत्म हो जाएगा। नवीकरणीय वो होता है जो बार बार यूज करने के लिए उपयोगी हो, जैसे सौर ऊर्जा। अगला जो क्वेश्चन है वो पढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। कैसा है नवीकरणीय? हमने 3 बार पढ़ा दिया, अब कितना बार पढ़ा है। अगला क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में सर्वोत्तम कोयले का भंडार, सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? हमने 4 प्रकार का कोयला पढ़ा है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। तो सबसे हेवी क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट, सबसे घटिया क्वालिटी का होता है पीट। हम लोग के जो यहाँ भोज बनता है, भोज समझते हैं ना, भोजन पकाने के लिए गांव में भोज भात, उसमें बिटुमिनस कोयला यूज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई है जो है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई है से खनिज तेल निकाला जाता है। एक मंच बनाया गया मुंबई है नामक, जहाँ पे क्या सागर सम्राट शायद उसको बोलते हैं, उस एरिया को शायद वहाँ पे। तो मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है? खनिज के तेल के लिए। अगला 108 का क्वेश्चन है, 109 देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो आप लोग जानते हैं जिम्मरमैन का कथन है। किसका कथन है? जिम्मरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए बरौनी दे दिया है, यहाँ पे डिगबोई होना, अच्छा तेल सबसे पहले डिगबोई मिला था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ मिला था? तो हमने पढ़ा दिया चिल्ला चिल्ला करके असम के डिगबोई में, तो डिगबोई ही ऑप्शन में रहा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में किस खनिज का अभाव है? तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे भारत में किस खनिज का अभाव है? यहाँ पे तो दिया कि लैंड का अभाव है, यानी भूमि का अभाव है। रुकिए हो थोड़ा सा, इधर इधर उधर दे दिया ऑप्शन वो लग रहा है, लैंड का अभाव है। तो चलिए अभी लैंड के अनुसार लेके चलते हैं, बाद में चेक करके आप लोग बताइए क्या है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। गैस कहाँ से निकलता है? पेट्रोल निकलता है, वहीं से गैस निकलता है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाखरानागल परियोजना किस नदी पर है? भाखरानागल जो परियोजना है वो सतलज नदी पर है, और जो हीराकुद परियोजना है वो महानदी पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना है। हमने पहली बार ही आपको पढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना यहाँ पे दिया है सारावती, गलत है, तुंगभद्रा परियोजना है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या था? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? बरौनी। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि इसमें कौन सा जीव है जो केवल एशिया महादेश में यानी भारत में ही पाया जाता है? तो हमने कह दिया घड़ियाल जो है भारत में पाया जाता है, और घड़ियाल प्रजनन का केंद्र बनाया जा रहा है मुरैना मध्य प्रदेश में, मुरैना एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। वहाँ पे घड़ियाल को प्रजनन करा करके उसकी जनसंख्या में वृद्धि किया जाएगा, जो भारत में केवल पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमने पढ़ा दिया था मोर, लेकिन अब के एनसीईआरटी में मयूर दिया तो मयूर ही रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह अभी हमने पढ़ाया था तारापुर, तो तारापुर में ही देखिए। अगला क्वेश्चन रहा कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो भारत के राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है। चलिए इससे पहले गुजरात था, तो ऑप्शन में गुजरात का अनुसार देखें। अगला क्वेश्चन क्या है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के उत्पादन में तो भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई गई है? तो MVVA क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का नहीं आया होगा, तो हम केवल आने की 100% गारंटी है, क्योंकि क्वेश्चन ही सब MVVA क्वेश्चन है, और ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर नहीं ऐसा है कि खंबात की खाड़ी में, ठीक है, याद रखेंगे आपकी ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई गई है? खंबात की खाड़ी में पाई गई है, ठीक है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु, याद रखेंगे ये क्वेश्चन हम आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो लीजिएगा कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि महाराष्ट्र होने का ज़्यादा चांस है, यदि नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र होगा। 110% आंसर सही है आपका, महाराष्ट्र, ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कहीं अगला क्वेश्चन पूछ रहे आपसे कि कैगा किस राज्य में? तो कैगा हमने पिछले पढ़ा करके छोड़ा है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? तो दियारा क्षेत्र की भूमि होती है, मकई उत्पादन के लिए बहुत बढ़िया होती है दियारा, ठीक है। और जो जलोढ़ मृदा है वो बाढ़ में आती है, बाढ़ में यानी नदी बहा कर उसको लाती है, ठीक है, याद रखेंगे ये सब बात। और जो काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए फेमस है,
और उसे रेगुर मृदा भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वा प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो कोयला सबसे ज़्यादा होता है झारखंड में, झरिया में, याद रखेंगे जगह। अगला क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखेंगे, आप इसी में देख लेंगे कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध हमने बताया था। ये क्वेश्चन कहाँ का है? तो एनसीईआरटी का, और साइड कॉर्नर वाला क्वेश्चन में दिया रहता है। तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है संविधान की धारा 21 का संबंध। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एफपीओ की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो भारत में लगभग 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ना जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों, एक सेकंड रुकिएगा, ये थोड़ा बार बार किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु के तहत 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? हमने आपको उसी समय पढ़ा दिया था कि 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, हाल फिलहाल में बीपीएससी में भी पूछा है, टीचर के एग्जाम में यही क्वेश्चन हुआ, सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा था कि प्राकृतिक संसाधन के तहत 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। लेकिन एग्जाम में अंतर इतने भरा है कि उसमें थोड़ा पूछ दिया था कि अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था? 1968 में। ठीक है, तो आपसे यदि पूछे कि अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था तो कहिएगा 1968 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो रहा वो रहा कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम हमने चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है, रेगुर मृदा है। काली मृदा में किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती की जाती है। काली मृदा क्वेश्चन है, करिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार, मैग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो मैग्रोव्स जो वन है सबसे अधिक उसका विस्तार जो देखा गया है वो कहाँ देखा गया है? तो आप याद रखेंगे सुंदरवन में देखा गया है। लेकिन 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 कहीं कहीं किताबिया में आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर तो हमें लग रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग होना चाहिए, लेकिन सुंदरवन भी कौन कौन की बुक में दिया हुआ है। बुकों सब सही नहीं लिखता है, कुछ कुछ इधर उधर लिखता है। अगला जो क्वेश्चन है वो, लेकिन एनसीईआरटी का आपको माना है, एनसीईआरटी में शायद आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया है। अगला क्वेश्चन है कि टक्सोल का उपयोग होता है, तो टक्सोल का उपयोग किसमें होता है? कैंसर के दवाई बनाने में। ठीक है, टैक्सोल नामक एक पौधा होता है जिसका हम लोग रसायन को निकालते हैं, उसे निकाल करके कैंसर की इलाज करने के लिए उसका बनाते हैं दवाई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चनवा है वो क्वेश्चनवा हम लोग का क्या है जानते हैं? हम लोग का अगला क्वेश्चनवा है कि चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध था भारत से। चरक बहुत बड़े आयुर्विज्ञान के जनक माने जाते थे। ठीक है, उस समय के संस्कृत में आपको पढ़ना है ये सब चीज़ें। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा जानिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौहयुक्त खनिज का उदाहरण कौन है? मैग्नीज है। कौन है? मैग्नीज जो है लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में 7% पहले है, 7% भाग पर वन है बिहार में। देखिए क्या स्थिति होगा बिहार का अब। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों देश में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि पर है? तो कुल क्षेत्रफल लगभग 60.11% पर है, जिसका 15,000 से 200 किलोमीटर पड़ता है एरिया। देख लीजिएगा एक बार। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संग्रहण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा है, संखिया बोलता है इसको, संखिया। एक किताबिया में हम देखे ना तो फ्लोराइड दिया था, तो गलती है, फ्लोराइड उड़ीसा में भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन बिहार में आर्सेनिक है जिसको संखिया बोला जाता है हिंदी में। एग्जाम में कहीं पूछ दे तो आर्सेनिक नहीं रहेगा तो संखिया रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार वन का है, लेकिन जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से यदि देखा जाए तो मिजोरम पड़ता है। ठीक है, लेकिन इनमें वन का सबसे अधिक विस्तार पूछा है, सबसे अधिक क्षेत्रफल पूछा है, तो सबसे अधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर वन है, लेकिन सबसे अधिक प्रतिशत के मामला में मिजोरम में है।
अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया, 3 भाग में बांटा गया वन को, हमने पढ़ा दिया पहले ही। अगला जो क्वेश्चन है वो समझिए क्या है। अगला क्वेश्चन आ ही गया, 1951 से 1980 तक लगभग कितना किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हुआ है, तो लगभग 26,200 किलोमीटर। कितना? 26,200 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है समझिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो लगभग 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील। तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, 200 नॉटिकल मील। अगला जो क्वेश्चन है वो समझिए क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के नियोजित दोहन से। ठीक है, संसाधन के नियोजित दोहन से। अगला जो क्वेश्चन है वो समझिए क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वह कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो नियोजित सीमा के लगभग 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक नियोजित है। ठीक है। अगला याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, मुंबई। सबसे अधिक व्यापार मुंबई बंदरगाह से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक वर्षा जो होती है मानसून नाम मेघालय में होती है। मावसी नाम दिया लेकिन मानसून नाम होता है मेघालय। ऑप्शन में रहेगा तो मेघालय मार देना है। चलिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, स्टोरी लगाइए ताकि सभी लोग पढ़ करके अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। अगला क्वेश्चन है कि किन प्रदेशों में चावल वाणिज्यिक कृषि की एक फसल है, तो हरियाणा और पंजाब में यदि देखा जाए तो चावल को उत्पादित कर करके बेच दिया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग कितना खाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह कि किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है, तो अपना उड़ीसा जो प्रदेश है गरीब बीमारू राज्य में आता है। उड़ीसा और बिहार सब एरिया जो है बीमारू राज्य में आता है, लेकिन चावल एक जीविका के रूप में उड़ीसा में यूज किया जाता है। खूब खाता है वहाँ के लोग सब भात। चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो चावल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान रहा। ठीक है। और कोयला उत्पादन में भी। अगला है कि चावल उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी है, तो चावल उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी जरूरी है, जो भारत के दियारा क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है चावल किस प्रकार की कृषि है, तो चावल है जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि उस कृषि को कहा जाता है जो स्पेशल किसान जिसको खाने के लिए उपयोग करता है। ठीक है, बेचने के उद्देश्य से उसका उत्पादन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, चावल क्या है, तो चावल एक खरीफ फसल होता है, आप लोग जानते ही हैं, इसमें हमें बताने की क्या ज़रूरत है। ऐसी फसल जो गर्मी में बो करके सर्दी के मौसम में काटा जाता है, उसके मतलब खरीफ फसल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन रहा MBBA क्वेश्चन रहा एग्जाम की दृष्टि से कि चावल उगाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता है, तो 25 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। कितना डिग्री? 25 डिग्री से ऊपर। नीचा होगा तो जो में रह जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ लेकिन पकने पर रहना चाहिए नीचा। अगला जो है कि चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो चावल के उत्पादन में भारत में विश्व का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, तो भारत में जो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। हमने बताया था कॉफ़ी के 3 किस्म, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, तो भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या 2/3 भाग जनसंख्या कृषि कार्य में लगल है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज कौन सा है, तो भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज ज्वार है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बड़ा हो गया वीडियो यहाँ पे, और देखना है कि हम लगभग 100 यानी 150 के पार ही हम लोग क्वेश्चन को किए होंगे। आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, और आप कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। और नेक्स्ट हम देखेंगे अगले स्लाइड में। तब तक के लिए इतने ही। आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग शेयर कर देंगे। आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिएगा शेयर करके, और स्टोरी लगाइएगा ताकि इस वीडियो का प्रमोशन हो सके। और आगे की तरफ हम जितने भी होंगे ऑब्जेक्टिव आपको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पूरे सब्जेक्ट का आपको टेंशन खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से। ठीक है, अभी भूगोल का ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हम वीडियो 2 और लाएंगे, उसके बाद चैप्टर ख़त्म करेंगे।